नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिंदी का विद्यार्थी राहुल पारीक आपका हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज की हमारी इस कक्षा में। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता भी होगा 14 सितंबर है, तो इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएँ देता हूँ। आप हिंदी की उन्नति करें, हिंदी को सीखें, अच्छे से जानें समझें और हिंदी का उपयोग अपने जीवन में अपनाएं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। और हाँ, घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली कक्षाओं की वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। और दोस्तों, आप हमारे इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के पेज हैं, उनकी लिंक दी गई है दोस्तों, तो आप उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिए दोस्तों, उनका अनुसरण कीजिएगा। तो दोस्तों, आज बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज दोस्तों व्याकरण से संबंधित हमारा टॉपिक नहीं रहने वाला है, क्योंकि आज का दिन हम हिंदी वालों के लिए बहुत ही खास दिन है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों केवल और केवल हिंदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो हम चर्चा करते हैं शुरू हिंदी दिवस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भारतीय हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हिंदी है हिंद का दिल, क्योंकि हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। तो दोस्तों, आप और मैं तो हिंदी का ही विद्यार्थी हूँ, आप भी हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी को हम अनुभव भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य को चरम सीमा पर पहुंचाने वाले एक महान विद्वान कवि हुए हैं, जिनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो लेखक, बहुत ही महान लेखक थे हिंदी साहित्य के। उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं हिंदी भाषा के बारे में, क्योंकि वो हिंदी के महान लेखक थे, तो उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो हिंदी को चरम सीमा तक पहुंचाना था दोस्तों। तो उन्होंने कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। तो दोस्तों, भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि अपनी भाषा है उसी की उन्नति हमें करनी चाहिए दोस्तों, और उसमें सभी उस अपनी भाषा की उन्नति में ही सब उन्नतियों का मूल छिपा हुआ होता है। क्योंकि अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हमारे हृदय का जो प्रमुख भाव, प्रमुख जो सूल होता है, सूल अर्थात हमारे जो प्रमुख हृदय का जो हृदय की प्यास होती है, जो हृदय की जो झिझक होती है, वो अपनी भाषा की जानकारी के बिना मिट नहीं सकती दोस्तों। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी भाषा को ही सब कुछ माना है। इसलिए अपनी भाषा तो हिंदी ही है दोस्तों, तो हमें अपनी भाषा का तो ज्ञान होना ही चाहिए दोस्तों, अपनी भाषा से हमें लगाव भी होना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार देखिए कि हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। हिंदी है हम, अपनी राष्ट्रीय भाषा को नीचा मत होने दो, यह हमारा गौरव है दोस्तों, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों का गौरव हिंदी भाषा है दोस्तों। भाषा, अब हिंदी भाषा, लेकिन भाषा होती क्या है दोस्तों वो भी जान लीजिए, क्योंकि एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। दो या दो से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। भाषा संस्कृति का वाहन है
और उसका अंग भी है दोस्तों। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि एक भाषा हम कई लिपियों में लिखी जा सकती है, हमने देखा भी होगा, सुना भी होगा, और दो या अधिक भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है। और भाषा है वो संस्कृति का वाहन है दोस्तों, संस्कृति को आगे बढ़ाने में मददगार होती है भाषा। भाषा ही है जो हमारी संस्कृति को लेकर चलती है और भाषा ही उस हमारी संस्कृति का अंग है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार कई विद्वानों ने हिंदी भाषा के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जो अपने विचार व्यक्त किए हैं अपने हृदय के, अपने दिल से, वो हम जानते हैं दोस्तों वी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उन्होंने कहा है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। इसी प्रकार बालकृष्ण शर्मा नवीन, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता है हम हिंदुस्तानियों की, वो उसकी कड़ी है, वो आपस में हिंदी भाषा ही जोड़ सकती है दोस्तों। और विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास्ता है, यह मत था दोस्तों वाल्टर चैनिंग का। और राहुल सांकृत्यायन जो हिंदी के प्रमुख लेखक भी हैं, हिंदी भाषा के हमारे, हम जिनकी रचनाएं भी हम अपनी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं पहले से भी, उन्होंने ये मत दिया है कि इस विशाल प्रदेश के हर भाग में शिक्षित, अशिक्षित, नागरिक और ग्रामीण सभी हिंदी को समझ सकते हैं। तो हिंदी भाषा इतनी सरल है दोस्तों कि हमारे इस क्षेत्र विशाल प्रदेश में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के नागरिक हैं वो समझ सकते हैं दोस्तों, और समझते भी हैं। इसी प्रकार सर जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है कि समस्त आर्यावर्त या ठेठ हिंदुस्तान की राष्ट्र तथा शिष्ट भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी ही है। तो दोस्तों सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी ये माना है कि हमारी जो संपूर्ण आर्यावर्त भारत है उसकी ठेठ से चली आ रही भाषा हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा और शिष्ट भाषा हिंदी ही है। इसी प्रकार भवानी दयाल सन्यासी का मत है कि अपनी सरलता के कारण हिंदी प्रवासी भाइयों की स्वतः ही राष्ट्रभाषा भी हो गई। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो प्रवासी भाई भी हैं उनकी भी इतनी सरल है हिंदी भाषा की, वो भी उनकी राष्ट्रभाषा ही बन गई। टी माधवराव का कहना है कि भारतीय एकता के लक्ष्य का साधन हिंदी भाषा का प्रचार ही है। तो इनका तो यही मत है कि भारतीय एकता के लक्ष्य का साधन है कि हिंदी भाषा का प्रचार, इसी से भारतीय एकता बढ़ सकती है दोस्तों। और भारतेंदु और द्विवेदी ने हिंदी की जड़ पाताल तक पहुंचा दी है, उसे उखाड़ने का जो दुस्साहस करेगा वह निश्चय ही भूकंप ध्वस्त होगा, ऐसा मानना है शिव पूजन सहाय। क्योंकि भारतेंदु और द्विवेदी जी जो ये दोनों जो महान हमारे इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, इन्होंने हिंदी को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए थे और इस हिंदी नामक जो वृक्ष है उसकी जड़ें इतनी गहरी पाताल तक पहुंचा दी है कि उन्हें उसे जो उखाड़ने का दुस्साहस करेगा वो स्वयं ढेर हो जाएगा दोस्तों। तो इतनी मजबूत है हमारी हिंदी भाषा। और शारदाचरण मिश्र का मानना है कि उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूंगा दोस्तों। तो देखिए इन्होंने बहुत ही गहरी बात कह दी है कि मेरा तो जीवन उसी दिन सफल होगा जिस दिन मैं संपूर्ण भारतवासियों के साथ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूंगा। तो जगन्नाथ प्रसाद मिश्र का मानना है कि हिंदी के ऊपर आघात पहुंचाना हमारे प्राण धर्म पर आघात पहुंचाना है। आजकल विभिन्न भाषाओं का प्रचलन बढ़ गया है। हाँ, मैं उन भाषाओं का विरोध नहीं करता, लेकिन दोस्तों हमारी तो भाषा है वो हिंदी ही है, जो कई वर्षों से चली आ रही है, कई पीढ़ियों से चली आ रही है हिंदी भाषा। तो वो हमारी संस्कृति है हिंदी भाषा। अगर हिंदी के ऊपर आघात पहुंचाया जाता है तो वो हमारे प्राण धर्म के ऊपर आघात पहुंचाने के जैसा है दोस्तों, ऐसा जगन्नाथ प्रसाद मिश्र का मानना है। और देवव्रत शास्त्री कहते हैं कि हिंदी जानने वाला व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर अपना काम चला लेता है। दोस्तों ये भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि
अगर जो व्यक्ति हिंदी को जानता है वो देश के किसी भी कोने में चला जाए भारत के, वो अपना काम चला सकता है दोस्तों, क्योंकि हिंदी है वो संपूर्ण भारतवर्ष में अच्छी तरह से फैली हुई है दोस्तों। और डॉक्टर फादर कामिल बुल्के जो हिंदी के जो अंग्रेजी के प्रमुख जो विद्वान थे, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है दोस्तों कि संस्कृत माँ है, हिंदी गृहिणी है और अंग्रेजी नौकरानी है दोस्तों। उन्होंने बहुत ही भावुक बात कह दी है दोस्तों, क्योंकि संस्कृत से ही हमारी हिंदी का निर्माण हुआ है दोस्तों। इस प्रकार संस्कृत तो है माँ और हिंदी को इन्होंने गृहिणी माना है, और अंग्रेजी जो बाहर से आई है उसे इन्होंने नौकरानी माना है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे, इन्होंने माना है कि हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। तो हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कहा है कि हमारी हिंदी है वो चिरकाल से ही ऐसी भाषा रही है कि जिन्होंने जो भी कोई शब्द थे वो मात्र विदेशी थे, उनका भी विदेशी होने के कारण बहिष्कार नहीं किया, उन्हें भी अपनी भाषा में सम्मिलित कर लिया, समाहित कर लिया। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि ऐसे विदेशी शब्द हैं जिनका हम हमारी हिंदी भाषा में उपयोग भी करते हैं, जैसा कि हमने जो पिछले कुछ कक्षाओं में चर्चा भी कर चुके हैं हम इसके बारे में। जो विदेशी स्वर हैं या व्यंजन है और शब्द जो हैं थोड़े हिंदी भाषा में समाहित हैं। कमलापति त्रिपाठी का मानना है दोस्तों कि हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। तो इन्होंने हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा माना है। और धीरेन्द्र वर्मा का कहना है कि हिंदी भाषा और साहित्य ने तो जन्म से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है दोस्तों। तो इसका अर्थ तो यही है कि हिंदी भाषा है वो किसी अन्य भाषा, विदेशी भाषा के सहयोग से फली फूली नहीं है, वो तो स्वयं एक फली फूली भाषा है जो स्वयं अपने पैरों पर जन्म से ही खड़ी हो गई थी दोस्तों। और सेठ गोविंद दास का कहना है कि जब हम अपना जीवन जननी हिंदी, मातृभाषा हिंदी के लिए समर्पण कर दें तो हम किसी के प्रेमी कहे जा सकते हैं दोस्तों। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है दोस्तों कि हम जब अपना जीवन अपनी जननी हिंदी मातृभाषा जो है उसके लिए समर्पण कर दें तो हम किसी के प्रेमी कहे जा सकते हैं दोस्तों, हम हिंदी भाषा के प्रेमी कहे जा सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो महान कवि विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है दोस्तों। तो हिंदी को मैथिली शरण गुप्त जी ने ऐसे गुणों से विभूषित, अलंकृत माना है कि जिससे उसके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की प्रथम श्रेणी में सभासीन हो सकती है। सर्वोत्कृष्ट भाषाओं में हिंदी को मैथिली शरण गुप्त ने माना है। और राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने कहा है कि हिंदी विश्व की महान भाषा है दोस्तों। जो आज हम देख सकते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में हिंदी का प्रचलन है दोस्तों। कई ऐसे देश हैं जिसमें हिंदी भाषा प्रमुखतः बोली जाती है दोस्तों। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो महान विद्वान संत थे, हमारे गुरु, उन्होंने माना है कि हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है दोस्तों। अगर हिंदी का विकास होगा तो हमारा पूरा भारतवर्ष है, भारत है, वो एक सूत्र में पिरोया जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं हम हिंदी दिवस का इतिहास। क्यों हिंदी दिवस आखिर 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि हिंदी को सबसे पहले 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि देश जब 1947 से अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था
तो देश के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा था। सवाल यह था कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, कौन सी होगी। तो इस कारण देखिए, अंग्रेज़ों के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी हो गई थी, उसको रोकने के लिए हर साल हम 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया दोस्तों। और इसके बाद से हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं दोस्तों। और हर भारतवासी इससे हिंदी दिवस को मनाते हुए स्वयं को हिंदी भाषा का वक्ता जानकर स्वयं को गर्वान्वित महसूस करता है दोस्तों। तो ये सवाल बेहद अहम था कि और इसलिए काफ़ी विचार करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा के रूप में चुना गया। क्योंकि दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भाषाएं तो और भी थी, हिंदी भी थी, अंग्रेजी भी थी। तो इनमें से किस भाषा को हम अपनी राष्ट्रभाषा चुने। तो संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, इसीलिए संविधान सभा ने यह तय किया कि देवनागरी लिपि में जो लिखी गई हमारी हिंदी भाषा है उसको राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया जाए दोस्तों। तो हिंदी की खास बात यह है कि इसमें जिस शब्द को जिस प्रकार से उच्चारित किया जाता है उसे लिपि में लिखा भी उसी प्रकार ही जाता है दोस्तों। और अन्य भाषाएं हैं उनको बोलने में अलग शब्द होते हैं और लिखते हैं तो वो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन हिंदी ही हमारी एकमात्र ऐसी भाषा है कि जिसे जिस प्रकार उच्चारित करते हैं उसी प्रकार हम लिखते भी हैं। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला दोस्तों। तो देश के 77% लोग हिंदी लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और समझते भी हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है दोस्तों। क्योंकि देश के 77% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते और समझते भी हैं। तो हिंदी उनके कामकाज का भी हिस्सा हो गया है दोस्तों। हिंदी उनके दैनिक दिनचर्या है उसका भी हिस्सा है दोस्तों। क्योंकि वो अपनी दैनिक दिनचर्या के कार्यों में भी हिंदी भाषा का ही उपयोग करते हैं दोस्तों। हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो बता दूं मैं दोस्तों आपको कि इस 10 जनवरी है वो विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन 14 जनवरी को हम भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं। अब दोस्तों हिंदी का नामकरण हिंदी कैसे हुआ इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से है। ये जो सिंधु शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। तो सिंध नदी को कहते हैं और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को भी सिंधु कहने लगे। लेकिन ईरानी में स का उच्चारण है करते हैं हम। ईरानी भाषा में स है उसका उच्चारण है करते हैं, इसलिए सिंधु का उन्होंने हिंदू उच्चारण किया। फिर हिंदू से हिंद बन गया और उसी क्षेत्र में यानी हिंद क्षेत्र में जो भी भाषा बोली गई उसे हिंदुई या हिंदी हम कहने लगे। तो इस प्रकार से यह सिंधु से हिंदू और फिर हिंदू से हिंदी भाषा बन गई दोस्तों। अब हिंदी भाषा का अगर विकास क्रम या कालक्रम हम देखें तो दोस्तों इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, यूँ तो अन्य भाषाओं की भांति भी हिंदी भाषा का भी काल विभाजन निर्विवाद नहीं है। क्योंकि विवादित तो रहा है, क्योंकि एक मत नहीं है इसमें कि इसका काल एकदम निश्चित नहीं है अन्य भाषाओं की तरह भी कि इसका सही कालक्रम अभी तक सामने नहीं आया है, स्पष्ट नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन विभिन्न विद्वानों के अलग अलग इसमें मत रहे हैं। तो
सर्वाधिक सहमति प्राप्त एवं प्रचलित जो मत हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पहला तो है आदिकाल। आदिकाल अर्थात जिसमें वीर गाथा वीरों का काल था ये दोस्तों। इसमें वीर गाथाएँ जो रची गई थी इसी काल की थी दोस्तों। तो ये थी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक वीर गाथा काल यानी आदिकाल। दूसरा नंबर पर था दोस्तों भक्ति काल। इसे हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं दोस्तों। इसमें जो प्रमुख भक्त कवि आदि हुए थे ये भक्ति काल है दोस्तों। तो ये 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का माना गया है। फिर है तीसरे नंबर पर रीति काल यानी उत्तर मध्य काल दोस्तों। इसको 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है दोस्तों। फिर है चौथे नंबर पर आधुनिक काल यानी गद्य काल। तो इसे 1900 ईस्वी से लेकर आज तक अभी तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल है दोस्तों। इसके बाद देखो भाषा, हमने हिंदी भाषा चर्चा तो कर ली, लेकिन भाषा आखिर होती क्या है इसको भी हम ज़रा समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों संसार में विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम होता है जिसे हम भाषा कहते हैं। देखिए भाषाएं भी कई प्रकार की हो सकती है। भाषा लिखित होती है, मौखिक होती है, सांकेतिक भी हो सकती है। 3 प्रकार की भाषाएं होती है। लेकिन हम विचारों को आदान प्रदान सही रूप से किस भाषा में कर सकें ये भी एक प्रमुख इसका ध्येय है दोस्तों। प्रमुख उद्देश्य है इसका कि हम विचारों को किस माध्यम से प्रकट करते हैं। तो दोस्तों मौखिक भाषा जो होती है वो बोलचाल की भाषा होती है दोस्तों। हम आमने सामने बोलते हैं, विचार उससे बोलकर प्रकट कर देते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा की अगर बात करें तो मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो वो लिख कर पूछूं और आप भी उसका जवाब मुझे लिखित में ही दें, तो वो लिखित भाषा हो गई दोस्तों। और अगर मैं आपको किसी संकेत में पूछूं इशारों के माध्यम से तो वो और उसका जवाब भी आप मुझे संकेतों के माध्यम से दें, इशारों के माध्यम से दें, तो वो सांकेतिक भाषा हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो सर्व प्रचलित और जो सबसे आसान भाषा होती है वो दोस्तों मौखिक भाषा ही होती है। इससे विचारों का आदान प्रदान एकदम सरलता के साथ किया जा सकता है, सरलता से समझा इसको जा सकता है। इस प्रकार संसार में विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम होती है वो भाषा होती है। और लिखित और मौखिक दोनों में भाषा है वो इन जो माध्यम होते हैं लिखित और मौखिक इनमें भाषा अपना प्रमुख अपनी भूमिका निभाती है दोस्तों। तो दोस्तों भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और साथ ही इसके लिए हम वाचिक ध्वनि का भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हम मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसमें ध्वनि का भी प्रमुख जो रोल है वो रहता है दोस्तों, क्योंकि ध्वनि के बिना हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकते दोस्तों। जब हमारे मुख से ध्वनि निकलेगी तभी तो हम विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे दोस्तों। तो इसलिए वाचिक ध्वनियों का भी प्रयोग हम इसके साथ ही करते हैं। तो मुख से उच्चारित स्वध्वनि होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिनके द्वारा हम अपने मन की बात बता सकते हैं, वह भाषा ही है दोस्तों। अर्थात मुख से हम जब उच्चारित स्वध्वनि होने वाले शब्दों और वाक्यों का एक ऐसा समूह होता है जिनके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकें, कह सकें, वह भाषा ही है दोस्तों। तो भाषा हमारे मन की बातों को बताने का एक विश्वसनीय साधन है। भाषा हमारे व्यक्तित्व निर्माण, अस्मिताएं, सामाजिक पहचान का भी साधन है और भाषा के बिना मानव अधूरा है, क्योंकि अगर भाषा न हो तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान न कर सकेंगे, तो हम हमारे जो मन की व्यथा है उसको हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भाषा के बिना मनुष्य अधूरा रहता है दोस्तों। अगर बात करें हम भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम की, तो देखिए दोस्तों भारतीय आर्य भाषाओं के काल को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है दोस्तों। एक तो है
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक है, और जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल है वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। और जो आधुनिक भारतीय काल है दोस्तों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है वो 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। आधुनिक का मतलब यही है कि आधुनिक काल अब जो वर्तमान में चल रहा है और उससे थोड़ा सा पहले का समय। तो दोस्तों अगर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की बात की जाए तो इसमें दो भाषाएं थी दोस्तों, एक तो थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। तो देखिए दोस्तों इनका अगर नाम अगर हम देखें इससे ही हमें पता चलता है कि वैदिक से वेद, तो वैदिक संस्कृत वह थी दोस्तों जिसमें वेदों की रचना हुई, जैसे ऋग्वेद की भाषा है वो वैदिक संस्कृत थी दोस्तों। तो सबसे पुराना जो वेद है वो भी ऋग्वेद ही है दोस्तों, इससे हमें यह भी पता चलता है। तो वैदिक संस्कृत थी जो वेदों की थी। और लौकिक संस्कृत देखिए दोस्तों, लौकिक का अर्थात लोक से भी हम लगा सकते हैं। तो लौकिक संस्कृत में अथर्ववेद, सभी पुराण थे, रामायण और महाभारत और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आरण्यक, महाकवि कालिदास और महाकवि माघ सभी ने लौकिक संस्कृत में ये सभी अपने जो धार्मिक ग्रंथ और पुस्तकें थी वो लौकिक संस्कृत में लिखी। और इस प्रकार लौकिक संस्कृत में ये सभी ग्रंथ महाभारत, रामायण, अथर्ववेद और कालिदास और अरण्यक और महाकवि माघ ने सभी अपने जो उपनिषद और ग्रंथ थे वो लौकिक संस्कृत में ही लिखे। तो इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में दो भाषाएं थी दोस्तों, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके बाद मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की बात अगर हम करें तो इसमें दोस्तों 3 भाषाएं थी, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। तो दोस्तों पाली भाषा की अगर हम बात करें तो इस पाली भाषा का काल है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था दोस्तों, पाली भाषा। तो पाली भाषा को मगधी भाषा भी कहते हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण को जो उपदेश दिए थे वे भी पाली भाषा में ही दिए थे। और बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य की भाषा है वो भी पाली भाषा ही है। और इसके जो साहित्य लिखे गए हैं बौद्ध धर्म में, वो ग्रंथ वो भी पाली भाषा में ही लिखे गए दोस्तों। दूसरी है प्राकृत भाषा। तो दोस्तों प्राकृत भाषा है, इसका काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का माना गया है। तो प्राकृत भाषा को जैन साहित्य जो है उसके समय की भाषा है, जैन साहित्य के समय की है और जैन साहित्य वो प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है दोस्तों। और फिर है अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का माना गया है दोस्तों। तो अपभ्रंश का प्रयोग दोस्तों 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ था और इसको अवहट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और प्राकृत जो अपभ्रंश थी इसका प्रयोग साहित्य में 1200 ईस्वी तक का लगभग माना जाता है। यद्यपि इसका काल जो है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है, लेकिन इसका प्रयोग लगभग 1200 ईस्वी तक का माना जाता है दोस्तों। तो अपभ्रंश का हम अगर अर्थ निकालें तो अर्थ इसका होता है बिगड़ा हुआ, और यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की उत्तरकाल की भाषा थी। तो दोस्तों अपभ्रंश से जो स्वरसेनी अपभ्रंश था उससे हमारी हिंदी का जन्म माना जाता है दोस्तों। तो मुख्य अगर हम देखें तो अपभ्रंश से ही हमारी भारतीय भाषा का जन्म हुआ है। तो अवहट्ट जिसको अपभ्रंश को कहते हैं तो उसी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की शुरुआत मानी जाती है और हिंदी का विकास भी इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था। उस समय अपभ्रंश का भी प्रचलन था, इसलिए हिंदी का भी प्रयोग शुरू हो गया था 1000 ईस्वी के आसपास साहित्य में। और हिंदी का इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी की जननी है वो अपभ्रंश भाषा ही है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने हिंदी दिवस के बारे में कुछ हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी दिवस पर कुछ विशेष चर्चा की हिंदी भाषा के बारे में। तो दोस्तों
अगली कक्षा में हम फिर से हमारे जो टॉपिक चल रहे थे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आपको हिंदी दिवस की ढेरों बधाइयाँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हिंदी भाषा के विकास के बारे में ज़रूर सोचेंगे, हिंदी को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हिंदी को अपनाएं, हिंदी को विकसित करें दोस्तों, क्योंकि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा दोस्तों। इसलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपसे फिर मिलेंगे अगली कक्षा में दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।